सो वेलकम टू मोटोजून वंस अगेन दोस्तों। आज हम कुछ बात करेंगे प्रो टिप्स की, जो कि X440 के लिए तो एप्लीकेबल है ही और यूनिवर्सली भी काफ़ी मोटरसाइकिल्स के लिए, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर मोटरसाइकिल के लिए एप्लीकेबल है। ये आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल और एंजॉयबल बनाएंगी, साथ ही साथ प्लेजेंट भी बनाएंगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रो टिप, अपने प्रीलोड को आपके वेट और आपकी गाड़ी के बैलेंस के हिसाब से एडजस्ट करिए। प्रीलोड होता क्या है? प्रीलोड होता है आपकी मोटरसाइकिल एक पर्टिकुलर वेट पे आती है, जैसे X440 इज 190 kg इन वेट। अब इस वेट को जब आप गाड़ी बैलेंस करती है, अब इस गाड़ी में फ्रंट सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, रियर सस्पेंशन है वो प्रीलोड के लिए एडजस्टेबल है। सो एडजस्टेबिलिटी, जैसे मेरा वेट है 70 kg, सो 70 kg के वेट के बाद ये गाड़ी कुछ कंप्रेस होगी, सस्पेंशन थोड़ा कंप्रेस होगा। सो कंप्रेस जब होती है तो गाड़ी का वेट पीछे ट्रांसफ़र होता है। आपको कोशिश करनी है कि आपका वेट कम से कम पीछे ट्रांसफ़र हो स्टैंड अलोन कंडीशन पे, जिसमें आपकी गाड़ी का एक स्टेबिलिटी और आपकी गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मेंटेन रहे। सो सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए और गाड़ी को एजाइल बनाए रखने के लिए गाड़ी में आपको प्रीलोड एडजस्ट करना चाहिए। गाड़ी जितनी ज़्यादा एडजस्ट रहेगी उतना ज़्यादा ब्रेकिंग में और उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर सारा कंप्रेशन बढ़ जाता है और आपका प्रीलोड कम रहता है वेट के साथ, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको फ्रंट व्हील पे ऐसा फील होगा कि आपकी गाड़ी फ्लोट कर रही है। एक्चुअल में नहीं कर रही होगी, लेकिन सस्पेंशन आगे लोडेड नहीं रहेगा तो आपको ऐसा फील होगा। स्टॉक सेटिंग में कंपनी 2 नंबर पे सेट करके देती है। 2 नंबर पे सेट करने पे 70 kg एक एवरेज इंडियन राइडर का वेट है, 70-80 kg 90 kg, उससे सस्पेंशन को फ़र्क नहीं पड़ता। विथ सेम वेट अगेन फ्रंट में भी अगर 70 kg है, 80 kg है और रियर में भी 70-80 kg आ जाता है, उस केस में आपको महसूस होगा कि फ्रंट एंड आपका लाइट हो रहा है। तब आपको नॉर्मली थर्ड सेटिंग पे जाना है। सो मैं नॉर्मल केस में थर्ड सेटिंग पे चलाता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे गाड़ी ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बैलेंस फील होती है। आपके लिए क्या सेट सही रहेगा ये आपको समझना है। आई वुड सजेस्ट के लिए आपको इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है जानने का कि मुझे कौन सी सेटिंग सबसे बेस्ट लगती है, जिसमें मैं कंफर्टेबल भी रह सकता हूँ और मुझे ज़्यादा स्टिफनेस भी फील नहीं होगी। उस केस में मोटरसाइकिल लेने के बाद जो कंपनी का स्टॉक सेटिंग रहती है, सेकंड नंबर पे रहती है, आप उसको 1 हफ्ते चलाइए, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सेटिंग, थर्ड सेटिंग, एंड आप फोर्थ सेटिंग तक जाइए। फोर्थ सेटिंग से बाद में लगता नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी को एक्सीड कर चुके होंगे और इस सस्पेंशन ऑलरेडी बहुत स्टिफ हो रहा होगा। सो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, उस कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाओगे। सो सेकंड और थर्ड में मेरे हिसाब से इट वुड बी डिसेंट चॉइस, डिसेंट बैलेंस बिटवीन राइड एंड हैंडलिंग एंड कंफर्ट, एंड इट्स अप टू यू डिसाइड। इसको एडजस्ट करने के लिए ऑलरेडी कंपनी टूल देती है, आपके टूल किट पे अवेलेबल रहेगा, जो भी आप देख पा रहे होंगे। सो यूज़ दैट टूल, आप इसको एडजस्ट करिए। अगर आपको और एडजस्ट करने के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आप फिर भी मेरे से जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं हम अगली प्रो टिप की तरफ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रो टिप, आप अपने क्लच को यूज़ सही तरीके से करिए, एफिशिएंट वे में करिए, जिसमें आपका एफर्ट भी कम लगे और मोटरसाइकिल पे भी आपको कम लोड देना पड़े, जिसमें आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े और आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप गियर चेंजेस कर रहे हैं, डोंट गो कि आप पूरा क्लच दबाएं, डोंट गो फॉर इट, अपना एफर्ट वेस्ट मत करिए। हर मोटरसाइकिल के क्लच में एक बाइटिंग पॉइंट होता है, जो बोलते हैं क्लच बाइटिंग पॉइंट। उस बाइटिंग पॉइंट के बाद आपको पावर मिलता है और आप पावर कट ऑफ भी कर सकते हैं। सो वो नॉर्मली जो आपका क्लच प्ले रहता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 mm, मैक्सिमम 2 से 3 mm के बीच में रहता है, एंड पोस्ट दैट आपका क्लच एंगेज होना शुरू हो जाता है। सो 1 mm या 2 mm आफ्टर दैट आपका क्लच एंगेज हो जाता है। सो कोशिश करिए आप थोड़ा स्मूथ ऑपरेशन कर सकें अपना, प्लस साथ ही साथ अपना 1-2 mm कंटिन्यूस मूवमेंट करते हुए आपको बाइटिंग पॉइंट मालूम पड़ ही जाएगा। उस बाइटिंग पॉइंट के बाद आप उस क्लच को एंगेज करके चेंज गियर, शिफ्ट डाउन करिए, शिफ्ट अप करिए। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका ऑपरेशन क्लच पे तो स्मूथ हो जाएगा, प्लस आपको ये एहसास होगा कि गाड़ी का स्पीड और आरपीएम ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा है, मैं एक गियर से अगले गियर पे जा रहा हूँ।
साथ ही साथ आपका क्लच का यूज़ कम होने की वजह से क्लच का वेयर आउट भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली आपके क्लच की लाइफ बढ़ जाएगी और आप थोड़े और ज़्यादा स्मूथ राइडर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रो टिप पर जाने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसा कंटेंट स्पेसिफिकली टू X440 बनाते रहते हैं जिसमें आपके लिए लाइफ ईजी हो सके, और ये टिप्स आपके लिए ऑलमोस्ट हर मोटरसाइकिल के लिए एप्लीकेबल हैं। कुछ स्पेसिफिकली टू X440 है, जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में कहा, और कुछ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जैसे नेक्स्ट प्रो टिप हमारी ये जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो नेक्स्ट प्रो टिप है हमारी यूज़ ऑफ फ्रंट ब्रेक्स। सो फ्रंट ब्रेक्स जो आपकी है मोटरसाइकिल की, ये आपका मैक्सिमम लोड लेती हैं ब्रेकिंग के समय। क्यों? आप कोई भी गाड़ी की ब्रेक ऑपरेट करते हैं, सो हमेशा एक मोटरसाइकिल की टेंडेंसी होती है फ्रंट की तरफ डाइव करने की। इस मूवमेंट को हम डाइव मूवमेंट कहते हैं और इस मूवमेंट को हम स्क्वाट मूवमेंट कहते हैं। सो डाइव मूवमेंट क्या करता है, जब आप ब्रेकिंग करते हैं तब आपका सारा वेट फ्रंट में ट्रांसफर होता है। सो आपका जो लोड है वो फ्रंट टायर और फ्रंट सस्पेंशन लेते हैं। फ्रंट टायर के पास तो मैक्सिमम ग्रिप होती है और वेट ट्रांसफर होने की वजह से सारा वेट भी आगे की तरफ मूव कर ही रहा है। सो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमेशा हाईएस्ट मोड पर रहेगी। अभी लोगों का डर ये आता है कि ऐसा करने पे तो गाड़ी स्किड हो सकती है। नहीं, हमारी मन की धारणा है और जो दिमाग में हमारे भर दी गई है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फ्रंट की ब्रेक दबाते हैं तब आपका वेट ट्रांसफर होने की वजह से आपका वेट भी आगे जाता है और आपको मैक्सिमम ग्रिपिंग और आपको मैक्सिमम ब्रेकिंग एफिशिएंसी फ्रंट से मिलती है। अब सही तरह से ब्रेक यूज़ करने का तरीका क्या है? अब आप बोलोगे डिस्क ब्रेक से फ्रंट में गाड़ी स्किड नहीं। फ्रंट में आपके पास ABS भी है। अगर आपके स्पीड पे रोड पे कुछ अनइवन सरफेसेस आते भी हैं, स्किड होने के चांसेस आपको लगते भी हैं, सो ABS विल टेक केयर ऑफ दैट। ABS आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस इफेक्टिव तरीके से, सेफ तरीके से कम करने की पूरी कोशिश करता है। सो ABS विल डू इट्स जॉब एंड यू हैव टू डू योर्स। सो आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक का यूज़ करना है जब भी आप ब्रेकिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब आप ब्रेकिंग का ऑपरेशन को नॉर्मली आपको पता है कि मुझे कुछ डिस्टेंस बाद ब्रेक करना है और पैनिक ब्रेकिंग मोड में नहीं है, यू कैन यूज़ योर फ्रंट ब्रेक। आप हल्के से फ्रंट ब्रेक को दबाइए, स्मूथली एंगेज करिए। योर व्हीकल विल स्टॉप डिएसेलरेटिंग एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि अब तो स्टॉप लेना ही मुझे, देन गो फॉर फुल ऑपरेशन ऑफ द फ्रंट ब्रेक्स। सो फ्रंट ब्रेक पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और जैसे आपको बताया कि फ्रंट टायर पे लोड रहता है, सो आपकी गाड़ी को बहुत आसानी से आप खड़ा कर सकते हो। रियर ब्रेक आपको अकेले यूज़ नहीं करनी है, और X440 या कोई प्रीमियम मोटरसाइकिल जो ऑलमोस्ट 100 cc 50 cc पे आ रही हैं, उनकी आप देखोगे ना, इंडिपेंडेंटली रियर ब्रेक आर यूजलेस। अब आप बोलोगे कि फिर रियर ब्रेक का पर्पस क्या है, वो समझाता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट प्रो टिप पे। सो जो नेक्स्ट प्रो टिप है अभी है रियर ब्रेक की। अभी आपको मैंने खुद ही बताया कि रियर ब्रेक यूज़ नहीं करनी है, लेकिन उसका एक तरीका यूज़ करने का अब मैं ही बोल रहा हूँ ना, ट्राई करते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि जब फ्रंट ब्रेक लगाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा सारा वेट तो फ्रंट में जा रहा है और रियर में तो ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है, मेरी गाड़ी पीछे तो फ्री हो चुकी है। सो नॉर्मली क्या होता है, जब आप नॉर्मल ब्रेकिंग कर रहे हो तब आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं फ्रंट ब्रेक से गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ। प्रैक्टिस के साथ आपको ये समझ में आ जाएगी बात अच्छे से। सो व्हाट हैपेंस कि जब फ्रंट ब्रेक आप लगा रहे हो तो आपको लगता है यार पैनिक ब्रेकिंग में तो मुझे चाहिए, हाँ पैनिक ब्रेकिंग में ही रियर ब्रेक काम आती है। सो रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगी जब आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी है। तब आप समझोगे कि मैं सिर्फ रियर ब्रेक लगा रहा था तब मुझे कोई इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही थी, लेकिन जब मैं फ्रंट और रियर ब्रेक लगा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी बहुत स्टेबल होकर पैनिक ब्रेकिंग में या इमरजेंसी ब्रेकिंग मोड में जा रही है। उसका रीज़न ये है कि तब भी रियर ब्रेक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं महसूस कराएगी कि नॉर्मल इंडिपेंडेंट केस में रियर ब्रेक आपको महसूस नहीं कराएगी कि वो ब्रेकिंग कर रही है, लेकिन फ्रंट ब्रेक के साथ जब वो रियर ब्रेक एंगेज होती है तो व्हीकल बैलेंस होता है। ब्रेकिंग अभी भी फ्रंट ब्रेक ही कर रही है, लेकिन व्हीकल बैलेंस आउट होता है और आपको फ्रंट ब्रेक को एक और एडिशनल सपोर्ट मिलता है रियर ब्रेक की तरफ से। नॉर्मली जो प्रीमियम मोटरसाइकिल से नॉर्मली मोटरसाइकिल्स होती हैं या टू व्हीलर्स होते हैं, हमेशा फ्रंट ब्रेक बायस होते हैं, रियर ब्रेक की इफेक्टिवनेस कम ही लगती है। और इस वेट के साथ छोटी डिस्क ब्रेक्स भी आती हैं, अभी जानते ही हैं रियर ब्रेक हमेशा छोटी ही होती है, उसके पीछे वो लॉजिक है। सो फिजिक्स इज वर्किंग आउट इट्स वे। तो आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक यूज़ करनी है, साथ में रियर ब्रेक एंगेज करनी है जब आपको पैनिक ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है। नॉर्मली रियर ब्रेक का यूज़ मत करिए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला भी नहीं है, एंड दैट ऑल्सो गोज अगेंस्ट ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स।
Thank you. Till then, let's go to next pro tip. So last pro tip for the day, सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इस चीज़ को, जिसमें आपकी इंजन की लाइफ एक सही लेवल पे जा सके एंड लॉन्जिविटी हो बढ़ सके इंजन की. सो वो प्रो टिप है कि आप अपने हमेशा इंजन के आरपीएम को नीचे मत रहने दीजिए ज़्यादा. व्हीकल को, इंजन को एक लैग के साथ नहीं चलने दीजिए. आप कोशिश करते हैं, हमारी एक गंदी आदत होती है कि हम एक गियर पे गाड़ी को डाल दीजिए. मान लीजिए इस केस में हम 4th गियर पे डाल देते हैं एंड वी ट्राई टू मूव किए 4th गियर में गाड़ी मूव करती रहे. इसमें इंजन लक करता है. इंजन लक करने का मतलब ये है कि इंजन पे लोड ही नहीं आ रहा है. इंजन पे लोड नहीं आ रहा है. सो इंजन पे जब लोड नहीं आता है सो पिस्टन स्लैपिंग के केसेस बढ़ते हैं. पिस्टन स्लैपिंग, सिलेंडर वॉल पे पिस्टन का टकराना, उस वजह से आपके सिलेंडर बोर जहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है वहाँ पे आपको स्क्रैच मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपकी क्रैंक पे अनइवन लोड आता है. सो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए. आप व्हीकल को, इस मोटरसाइकिल को पर्टिकुलरली जिसका आरपीएम बैंड 6000 आरपीएम तक है, 6000 आरपीएम तक इसका रेड लाइन है, आप उसको यूज़ करिए. रेड लाइन को यूज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं, आपके आरपीएम बैंड को यूज़ करने को बोल रहा हूँ. सो आपकी आरपीएम बैंड इस मोटरसाइकिल के केस में 2000 से 4000 के बीच में है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम पावर आउटपुट अचीव होता है. अब इस गाड़ी के स्पेक्स भी देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपका पावर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और आपका टॉर्क कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो X440 के केस में इसका मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो मिड रेंज का मतलब यहीं पे है कि 2000 से लेके ऑलमोस्ट 4000, 5000 आरपीएम तक आपको एक अच्छा पावर बैंड मिलता है. सो आप कोशिश करिए कि हमेशा आपकी मोटरसाइकिल इस पावर बैंड में रहे. इस पावर बैंड में रहने का फ़ायदा क्या है? आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी और आप महसूस कर पाएंगे कि आप ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं मोटरसाइकिल को. आपकी मोटरसाइकिल 6000 आरपीएम पे रेड लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेड लाइन कंपनी ने बोल दिया कि 6000 आरपीएम के बाद इंजन ख़राब हो जाएगा या इंजन की कैपेसिटी नहीं है इसलिए हम नहीं बना रहे, इसलिए हम 6000 आरपीएम पे इसको शट डाउन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है आपका 6000 आरपीएम पे, और 6000 आरपीएम के बाद भी जा सकती है थी गाड़ी. सेफ लिमिट 6000 आरपीएम के ऊपर रहती है. आप जितनी गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं, जितना इंजन परफॉर्मेंस यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं 6000 आरपीएम तक, कंपनी ने उससे मैक्सिमम डिज़ाइन किया है, लेकिन सेफ लिमिट दे रहे हैं कंपनी कि आपको 6000 आरपीएम तक ही इसका यूज़ करना है. बट आई वुड सजेस्ट कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए 2000 से लेके 4500 आरपीएम के बीच में आप गियर चेंजेस करिए. कोशिश करिए कि आप 3000 आरपीएम, एटलीस्ट 3500 आरपीएम के बाद ही आप गियर चेंजेस करें, तो आपका गियर चेंज एक्सपीरियंस भी स्मूथ रहेगा. ये मैं उस केस के लिए बोल रहा हूँ जब आपको अप शिफ्ट करना है. डाउन शिफ्ट आप नॉर्मली 2000 आरपीएम के नीचे ही आने दीजिए मशीन को, उसके बाद ही आप क्लच एंगेज करिए डाउन शिफ्ट करने के लिए. लेकिन अप शिफ्ट के केसेस में ट्राई टू इंश्योर कि आप एटलीस्ट 3500 आरपीएम तक लेके जाएं. यू विल सी कि आप एंजॉय कर रहे हैं इसका मिड रेंज, एंड जो टॉर्क है वो आपको उस रेंज पे अच्छे से महसूस होगा. 3000 आरपीएम, 2500 आरपीएम, 3500 आरपीएम तक, मतलब आप मान के 2500 आरपीएम से लेके 3500 आरपीएम तक आप एक अच्छा मिड रेंज इसका और इसका अच्छा टॉर्क महसूस कर पाएंगे, जिसके लिए इंजन डिज़ाइंड है. सो आपकी हाईवे पे, सिटी पे एफिशिएंसी में आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा और आपका जो इंजन है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी. सो ये कुछ प्रो टिप्स थी आज के लिए. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में को यूज़ करिए और आप कमेंट करिए. आई विल ट्राई टू इंश्योर कि आपको हर कमेंट का जवाब दे सकूं. एंड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इस टिप को आप पहले से यूज़ भी कर रहे हो, शायद इन टिप्स को आपको किसी ने बताई भी हो, तो अगर आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ शेयर करिए. आपको क्या फ़ायदे मिले इन टिप्स को यूज़ करते हुए, पहले मिल रहे हैं या आगे मिलते हैं. सो कमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, and ride safe, ride hard. Till next time, this is Aditya Shukla signing off from Motor Junoon. Bye.